हे दोस्तों, एग्जाम बैक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीतिकाल के टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे रीतिकाल के कम से कम 200 प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन वो हम अलग अलग पार्ट में 50-50 करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है जिसमें हम 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हैं और आगे की परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे, देन करे नट जाए। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। जो प्रमुख पंक्ति है ये है हमारे बिहारी जी की। ठीक है, बिहारी जी की ये प्रमुख पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तेरे नयन मेरे नयन के खिलौना, तेरे नयन मेरे मन के खिलौना, ठीक है, सॉरी, तेरे नयन मेरे मन के खिलौना। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये है सेनापति जी की। ठीक है, भक्तिकालीन कवि है, बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। चलिए आगे देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन, अंगन चारु गुराई। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई। ये जो प्रमुख पंक्ति है ये किनकी है? ठीक है, तो ये है मतीराम की। किनकी पंक्ति है ये? कुंदन को वाली, ये मतीराम की पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है भैया, बहुत बार पेपर में अलग अलग परीक्षाओं में पूछी भी गई है। अमी हला अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जही, चितवत एक बार। ये जो पंक्ति हैं ये किनकी है? बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में ये रिपीटेड है। तो आप सबको पता होगा ये है रसलीन जी की पंक्ति। रसलीन जी की ये प्रमुख पंक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई क्वेश्चन में थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो सकता है स्पेलिंग का, तो ध्यान रखिएगा कि कई बार टाइप करते वक़्त क्या होता है, अच्छे से फ़ॉन्ट नहीं आते हैं हिंदी टाइपिंग में, ठीक है? तो हो सकता है कोई-कोई वर्ड गलत लिखा हो, जैसे मान लो कहीं ऋतुवर्णन यहाँ तो सही लिखा है, मान लो कहीं व की जगह अड़ा की जगह वा में उड़नतरा लग जाए, ठीक है? या फिर ना में लग जाए, तो वो कभी-कभी टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है। जिस ऋतुवर्णन के लिए प्रसिद्ध ऋतुवर्णन के लिए प्रसिद्ध रीतिकाल में कौन से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं? ठीक है? कह रहा है ऋतुवर्णन के लिए रीतिकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि कौन है? सेनापति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर बराबर भाग में लिखा है? तो वो है पद्माकर जी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा रीतिकाल के जो कवि थे वो किस भाषा में लिखते थे? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में सभी लिखते थे। ठीक है, अधिकांश कवि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी? रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने लिखी। ठीक है, रीति काव्य की भूमिका। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो पद्म सिंह बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा मिर्जा खां है। ठीक है, मिर्जा खां ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा केशव दास की रचना भैया। जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, बहुत बार पूछा गया। चलिए कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? चलिए बता दीजिए फटाफट, कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, तो ये भी है सेनापति की रचना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी? ठीक है, तो शुक्ल के अनुसार कितनी है? 1643 से 1843। ठीक है, 1643 से 1843। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने कही थी? किसने दी थी मध्यकाल को रीतिकाल की? तो वो थे रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकाल को रीतिकाल कहा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार, यहाँ श्रृंगार थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी, श्रृंगार काल श्रृंगार ये जो, ठीक है, इसमें टाइपिंग में ये श्रृंगार ऐसे है, ठीक, श्रा वाला, ठीक है। श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कवि क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? यानी हमसे पूछ रहा है रीतिकाल के पहले कवि, तो केशवदास। तो पहले कवि केशवदास जी हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना? यानी शुक्ल जी के अनुसार कौन है रीतिकाल के आरंभकर्ता? किसे कौन से हैं? तो वो हैं चिंतामणि जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। श्रृंगार सागर के रचयिता हैं। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो उससे क्या हो जाएगा? मतीराम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि रीति काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला गया, और वह एक भिन्न आदर्श लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं है। ठीक है, वह एक भिन्न आदर्श है जो केशव के आदर्श को लेकर नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? देखिए रिपीट कर लीजिएगा, एक बार फिर से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी भैया? बहुत बार पेपर में पंक्तियों से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा डीपली आ जाते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किनकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय के भिखारीदास रचयिता हैं। चलिए, छंद प्रकाश के रचयिता कौन है? दोस्तों, छंद प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये भी भिखारीदास ही है। काव्य निर्णय और छंद प्रकाश दोनों की रचना भिखारीदास की है। छत्रसाल दशक, देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, वन लाइनर है क्योंकि भूषण ही इसके रचयिता। ठीक है, हित तरंगड़ी के रचयिता कौन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है, बहुत बार पेपर में आया है। हित तरंगड़ी, ठीक, तो हित तरंगड़ी के जो रचयिता हैं वो है कृपाराम। ठीक है, कृपाराम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तुलसी गंग दुओ भय सुकबीरन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। जो पंक्तियां हैं ये किनकी हैं? तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ये जो पंक्ति है ये हमारे भिखारीदास की। ठीक है, भिखारीदास की प्रमुख पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिन मुंबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। आखिन मुंबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, ये जो पंक्ति है किसकी है? आखिन मुंबे, तो ये है मतीराम की, ये भी रचना है। चलिए, बिहारी के दोहों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? ठीक है, बिहारी के दोहों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है गाथा सप्तशती का। ललित ललाम, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो यही ललित ललाम के रचयिता कौन है? वही मतीराम। ठीक है, भूषण को हम्म, ये जो उपाधि मिलती है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कवि भूषण को की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली है? ठीक है, तो वो है भूषण को ही मिली है भैया। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ठीक है, वो तो केशवदास को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछ रहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? ठीक है, किसने उन्हें कह दिया कि वो केशव जी जो है वो कठिन काव्य के प्रेत हैं भैया? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वही ऐसा कुछ कह सकते हैं, बाकी तो हिम्मत ही नहीं किसी की। चलिए भैया, रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? ठीक है, किससे मतलब परंपरा लगातार चली है रीति की? तो वो है चिंतामणि जी। ठीक है, कवि कुल कुल कल्पतरु कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि जी की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? अलंकार पंचाशिका, तो ये रचना है मतीराम की। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आलम केली किसकी रचना है? आलम केली जो रचना है वो किसकी है? तो आलम केली जो रचना है वो आलम की है। किसकी? आलम। ठीक है, 34 पे सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा देव की। ठीक है, भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण जो रचना है वो है जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जगत विनोद किसकी रचना है? ठीक है, जगत विनोद किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे, जगत विनोद जो रचना है वो पद्माकर की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं 37 पे। गंगा लहरी किसकी रचना है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो वो ये भी पद्माकर की ये रचना है। यमुना लहरी किसकी रचना है? ठीक है, अब गंगा लहरी हो गई तो यमुना लहरी भी बता दीजिए किसकी रचना है। तो यमुना लहरी जो रचना है वो ग्वाल कवि की है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्वाल कवि गंगा लहरी और यमुना लहरी दोनों अलग अलग है। ठीक है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल। ठीक है भैया, छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। सुधानिधि, तो बहुत बार रिपीटेड है। सुधानिधि जो रचना है वो तोस की है। ठीक है, तोस की रचना सुधानिधि, याद रखिएगा। चलिए 41 पे बढ़ते हैं। सुजान चरित किसकी रचना है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सुजान चरित किसकी रचना है? तो सही जवाब है सूदन जी की। ठीक है, सूदन की। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 41 42 41 42। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है।
काव्य शास्त्रीय ग्रंथ प्रथम काव्य कौन सा है? तो कविप्रिया है। चलिए बोलते हैं विज्ञान गीता किसकी रचना है? बहुत ही रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। केशव दास की रचना है। चलिए, भावविलास किसकी रचना है? तो भावविलास क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किसकी रचना है? दत्तदेव की रचना है। श्रृंगार लक्षण, लक्षण श्रृंगार, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ठीक है? वो श्रृंगार समझ लीजिएगा आप कैसे लिखा है। श्रृंगार लक्षण किसकी रचना है? तो ये रचना है मती राम की। श्रृंगार लक्षण रचना मती राम की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। वेद में बखानी तीनों लोकन को ठुकरानी किसकी पंक्ति है? तो सेनापति की ये पंक्ति है, ठीक है? सेनापति जी की ये पंक्ति है। किसको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? अलंकारवादी आचार्य किसको कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा केशव दास को। कृपा कांड के की ये जो रचना है कृपा कांड, ये किसकी रचना है? ठीक है, तो घनानंद की रचना है। काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, काव्य कल्पद्रुम ये जो रचना है ये किसकी है? काव्य कल्पद्रुम तो रचना है सेनापति की। इसके नामा किसकी रचना है? इसके नामा किसकी रचना है? इसके नामा हमारे बोधा जी की रचना है। तो बोधा जी की रचना है। इसके नामा किसकी रचना है? तो इसके नामा हमारे बोधा जी की रचना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 51 से लेके 100 तक हम दूसरे पार्ट में करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे 51 से लेके 100 तक वाली प्रश्न की श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।